गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर 2 में नया टॉपिक ले रहे हैं 1911 की चीन की क्रांति। तो सबसे पहले हम लेंगे क्रांति के कारण। पहला कारण है अयोग्य एवं दुर्बल शासक। राजतंत्र मुख्यतः शासक पर ही टिका होता है। यदि वह दुर्बल या अयोग्य होगा तो राजतंत्र की अट्टालिका के ढह जाने का खतरा उपस्थित हो सकता है। उधार की नींव उसे नहीं बचा पाएगी। सम्राट क्वांग हसू प्रगतिशील विचार रखते हुए भी अपने सामंतों के विरोध का शिकार हुआ। मंचू राजवंश में अंतिम कुशल शासिका के रूप में राजमाता त्सु हसी का नाम लिया जा सकता है। 1908 ईस्वी तक उसने मंचू राजवंश की सत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु 1908 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद 2.5 वर्षीय क्वांग हसू नया शासक बना। उसका संरक्षक अनुदार और अदूरदर्शी व्यक्ति था। शासन सूत्रों पर इस समय मंचू राजवंश की पकड़ ढीली हो गई। ऐसे अयोग्य और दुर्बल शासक के काल में उस राजवंश के पतन को कौन रोक सकता था। दूसरा कारण है मंचू राजवंश के प्रति घृणा। इस राजवंश का शासन 1644 ईस्वी में स्थापित हुआ था। चीनी बुद्धिजीवियों की नज़रों से यह तथ्य कभी भी पूर्णतः ओझल नहीं हुआ कि मंचू विदेशी हैं। 1890 ईस्वी के बाद से तो इन विजेताओं की सत्ता उखाड़ फेंकने हेतु शक्तिशाली गुप्त आंदोलन होने लगे। डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा स्थापित क्रांतिकारी दल के सदस्यों को यह शपथ भी लेनी पड़ती थी कि वह मंचुओं को देश के बाहर भगा देंगे। अतः विदेशियों के विरुद्ध अभियान के एक पहलू ने चीन के शासकों को भी अपने दायरे में समेट लिया। अगला कारण है आर्थिक समस्याएं। अर्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। आर्थिक समस्याएं असंतोष की जनक बन जाती हैं और यह असंतोष किसी विद्रोह या क्रांति के रूप में संक्रमित हो जाता है। कुप्रबंध समस्त आर्थिक समस्याओं का सैद्धांतिक कारण है। चीन में बढ़ती हुई जनसंख्या एक संकट बन गया, परंतु बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आजीविका और भोजन की व्यवस्था शासन का विषय था। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए सरकार समुचित प्रबंध नहीं कर पाई। क्रांति से ठीक पूर्व 1910-11 ईस्वी में चीन की प्रमुख नदियों में भयंकर बाढ़ आने से फसलें नष्ट हो गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए। ऐसी विपदाग्रस्त स्थिति में मंचू सरकार जनता को राहत नहीं पहुंचा सकी। इससे जनता का सरकार विरोधी हो जाना संभव था। अगला कारण है विदेशियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। 1911 ईस्वी की क्रांति को परिणाम की दृष्टि से देखें तो यह एक आंतरिक विद्रोह प्रतीत होता है, परंतु बारीकी से देखने पर पिछले कुछ वर्षों से चीनियों के हृदय में विदेशियों के प्रति धधक रही ज्वाला को देखा जा सकता है। विदेशियों ने गत कुछ वर्षों में एक एक करके अनेक रियायतें, क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त कर लिए और चीन का शोषण करने लगे। अपनी इस दुर्दशा से चीनी बौद्धिक वर्ग का उद्वेलित होना 1911 ईस्वी की क्रांति की पृष्ठभूमि में प्रमुखता से विद्यमान था। नेक्स्ट, अगला कारण है शासन द्वारा संवैधानिक सुधारों की अवहेलना। चीनी जनता पिछली शताब्दी के अंतिम दशक से ही संवैधानिक सुधारों के लिए उत्सुक होने लगी। अब सम्राट का ईश्वरीय स्वरूप नष्ट हो गया। 1909 में प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना हुई और 1910 में संपूर्ण चीन के लिए पहली बार राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई। महासभा द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था और वैध राजसत्ता की मांग की गई। इसे सरकार द्वारा ठुकरा देने पर क्रांति की रणभेरी बजना अवश्यंभावी हो गया। नेक्स्ट, छठा कारण है प्रवासी श्रमिकों का प्रभाव। चीन प्रकृति और मनुष्य द्वारा निर्मित आर्थिक संकटों से ग्रस्त था। चीन में लाखों चीनियों को आजीविका का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। वे लोग आजीविका की तलाश में पड़ोसी देशों में जाने को मजबूर हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका को सस्ते श्रम की आवश्यकता थी, अतः प्रारंभ में उन्हें वहां अवसर मिला, परंतु 1890 ईस्वी में अमेरिका ने प्रवेश निषेध करने संबंधी कानून पारित कर दिए। अमेरिकी द्वार बंद होने पर चीनी भीड़ हवाई द्वीप, फिलीपीन द्वीप समूह, मलय राज्य संघ, सिंगापुर और कनाडा की ओर लपकी। इस समय तक लगभग 25 लाख चीनी विदेश में रह रहे थे। इन प्रवासी चीनियों ने राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया। प्रवासियों द्वारा प्रेषित धन से उन परिवारों में समृद्धि आई तथा प्रवासियों को आधुनिक विचारों और पश्चिमी शासन पद्धति की एक झलक देखने को मिली। इससे उनमें राजनीतिक चेतना का अंकुरण हुआ। अगला कारण है बौद्धिक जागरण। श्रमिकों के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी बाहरी संपर्क में आने से अपने देश की दशा और दिशा बदलने के बारे में सोचने लगा। बड़ी संख्या में चीनी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेशों में पहुंचे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप उनके आकर्षण का केंद्र था। चीनी विद्यार्थियों का सैलाब जापानी टापू की ओर सहजता से उन्मुख हुआ। 1905 में रूस पर विजय प्राप्त कर तो जापान उनकी प्रेरणा स्थली बन गई। वे जापान की प्रगति और आधुनिकीकरण से बहुत प्रभावित हुए।
पश्चिमी सभ्यता के समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांत का भी चीनी बौद्धिक वर्ग पर बहुत प्रभाव पड़ा। पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं, विचारधाराओं और ढांचे ने वहां पढ़ रहे विद्यार्थी वर्ग के मानस को प्रभावित किया। इस वर्ग में आई जागरूकता ने पूरे देश में जागरण की लहर पैदा कर दी। स्वयं sun यat-sen ने भी हवाई द्वीप में शिक्षा ग्रहण की थी। यह युवा पीढ़ी किसी भी परिवर्तन की अग्रगामी होती है। इसने चीनी क्रांति में पश्चिमी सभ्यता से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाई। नेक्स्ट, अगला कारण है 8वां कारण, साहित्य की भूमिका। किसी घटना के घटित होने के पीछे विचार का केंद्रीय तत्व होता है। यह विचार भाषण, लेख आदि रूपों में जनता तक पहुंचता है। आधुनिक युग में छापेखाने के प्रयोग ने विचारों के संप्रेषण को अधिक सुविधाजनक बना दिया। चीन में भी क्रांति की पृष्ठभूमि में साहित्य की अग्रणी भूमिका स्पष्ट दिखाई दी। पत्र, पत्रिका, अनुवाद आदि को यहाँ साहित्य की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। येन फू ने ऑन लिबर्टी, द स्पिरिट ऑफ लॉज और इवोल्यूशन एथिक्स का अनुवाद किया। चीन में 19वीं सदी के अंत तक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया था। डॉक्टर sun yat-sen के तुंग मैंग हुई दल ने मिनपाओ नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस प्रकार चीनी क्रांति में पत्र पत्रिकाओं, अनुवादित साहित्य और विचारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे इस मंजिल तक पहुंचाने में छापेखाने और रेलों के विकास ने योगदान दिया। नेक्स्ट, अगला कारण है डॉक्टर sun yat-sen का नेतृत्व। किसी भी विचारधारा, संगठन, आंदोलन, विद्रोह या क्रांति की सफलता बहुत कुछ उसके नेतृत्व पर निर्भर होती है। नेतृत्व की कुशलता घटनाओं को नेताओं की व्यक्तिगत उपलब्धि सा बना देती है। चीनी क्रांति में भी डॉक्टर sun yat-sen की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने प्रारंभ में हिनसंग चुंग हुई तथा 1905 ईस्वी में तुंग मैंग हुई नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। इनका उद्देश्य था मंचुओं की सत्ता उखाड़ फेंकना। उसके विचारों ने युवा पीढ़ी को बहुत अधिक आकर्षित किया। यद्यपि 1911 ईस्वी की क्रांति के समय डॉक्टर सेन विदेश में था, परंतु उसने अपने साथियों को क्रांति के लिए सतत प्रेरणा दी। इसीलिए क्रांति के घटित होने के पश्चात 1912 ईस्वी में उसे राष्ट्रपति का पद संभालने हेतु आमंत्रित किया गया। अगला कारण है तात्कालिक कारण, 10th कारण। चीन में आर्थिक लाभ के लिए विदेशी कंपनियां पीकिंग सरकार की अनुमति प्राप्त करके रेल मार्गों का निर्माण करने में जुटी हुई थी, परंतु चीन के प्रांतपति केंद्र सरकार द्वारा विदेशियों को यह अनुमति देने से असंतुष्ट थे। वे स्वयं रेल मार्गों का निर्माण करने को उत्सुक थे, क्योंकि राष्ट्रीय रेल प्रणाली पर विदेशी प्रभुत्व उपयुक्त नहीं था तथा वे इसे प्रांतीय विषय मानते थे। उनकी मान्यता थी कि देशी धन से रेल पटरियां बिछाई जाएं। इस प्रकार केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य द्वंद्व उभर आया। केंद्र और प्रांतीय सरकारों में मतभेद बढ़ते गए। रेल मार्ग निर्माण संबंधी मतभेदों ने 1911 ईस्वी में उग्र रूप धारण कर लिया। सरकार को मध्य चीन में दिए गए ठेके निरस्त करने पड़े। सरकार ने दमन नीति का सहारा लेते हुए सभी विद्रोही नेताओं को सितंबर 1911 ईस्वी में बंदी बना लिया। इस विद्रोह की अगली कड़ी के रूप में 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हांगकांग की रूसी बस्ती में एक घर में एक बम फट गया। यह घर sun yat-sen समर्थक क्रांतिकारियों का अड्डा था। रूसी अधिकारियों ने विद्रोहियों को पकड़कर चीनी वाइसरॉय को सौंप दिया। पुलिस ने कुछ सैन्य अधिकारियों को संदेह में गिरफ्त कर लिया। कर्नल ली युआन हंग, जिसकी उस समय तक क्रांतिकारियों से कोई सहानुभूति नहीं थी, को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सैनिकों ने बाध्य कर दिया। उसने परिस्थितिवश क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। कर्नल ली युआन हंग के नेतृत्व में 12 अक्टूबर 1911 ईस्वी को विद्रोही सेना ने हांगकांग पर अधिकार कर एक काम चलाऊ सरकार की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष कर्नल ली युआन हंग को घोषित किया गया। चीनी वायसरॉय पहले ही शहर छोड़कर भाग चुका था। नई सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर चीन के सभी प्रांतों एवं नगरों के लोगों से मंचू राजवंश की सत्ता उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। तो ये थे 1911 की चीन की क्रांति के कारण। अब हम लेंगे क्रांति के परिणाम। पहला परिणाम है मंचू राजवंश के शासन की समाप्ति। 1644 ईस्वी में स्थापित यह राजवंश 1908 ईस्वी में राजमाता के जीवित रहने तक मजबूत नजर आता था, यद्यपि भीतर से खोखला हो चुका था। राजमाता के निधन के बाद शिशु सम्राट के समय इस वंश की सत्ता के समापन का सही मुहूर्त आ पहुंचा। मंचुओं को चीनियों ने कभी भी पूर्णतः देशी नहीं माना। उनकी नजरों में उनका विदेशी मूल बना रहा। डॉक्टर सेन के अनुयायी तो इस राजवंश को उखाड़ फेंकने को संकल्पबद्ध थे। फरवरी 1912 ईस्वी को क्रांतिकारियों की मांग पर इस वंश को बचाने का जिम्मा उठाने वाले युआन शिकाई के हाथों इसका खात्मा कर दिया गया। दूसरा परिणाम है गणतंत्र की स्थापना। राजवंशों का आना जाना चीनी इतिहास की ज्ञात
प्रवृत्ति रही है। अतः मंचू राजवंश का 267-68 वर्षों के पश्चात पतन उस श्रृंखला की एक कड़ी ही थी, परंतु विकल्प के नाते नए राजवंश के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना एक अद्भुत घटना थी। चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। वास्तव में यह एक क्रांतिकारी परिणाम था। चूंकि चीन एशिया का प्रथम गणतंत्र बना, इससे एशिया के अन्य देशों को भी भविष्य में इस और अग्रसर होने का अवसर मिला। नेक्स्ट कारण है सांस्कृतिक प्रभाव। क्रांति के दूरगामी सांस्कृतिक प्रभाव भी परिलक्षित हुए। इसने चीन में पुनर्जागरण का एक संक्रमण काल प्रारंभ किया। चीन की प्राचीन कठिन भाषा का स्थान पाई हुआ ने ले लिया, जो प्राचीन की तुलना में अधिक सरल थी। लिपि सरलीकृत की गई। विद्यालयों में आधुनिक विज्ञान पढ़ाया जाने लगा। धार्मिक क्षेत्र में भी कन्फ्यूशियस का प्रभाव क्षीण होने लगा। और नेक्स्ट परिणाम है अराजकता और गृह युद्ध। गैथोन हार्डी के अनुसार क्रांति का तात्कालिक प्रभाव अराजकता और अपखंडन था, जो कड़ी चीन के विस्तृत साम्राज्य को किसी तरह एकत्व में बांधे हुए थी, वह नष्ट हो गई। युआन शिकाई गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति तो बना दिया गया, परंतु उसके संस्कार राजतंत्रात्मक थे। युआन ने मजबूत कार्यकारिणी और एक कमजोर संसद के न होने का समर्थन किया। सेन और कोमिंतांग ने व्यापक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्रात्मक पद्धति, जिसमें कार्यकारिणी की शक्तियां सीमित हों और संसद शक्तिशाली हो, को प्राथमिकता दी। इन विरोधी विचारों में संघर्ष होना ही था। युआन ने 1913 में कोमिंतांग दल पर प्रतिबंध लगा दिया। 1914 में पूरी संसद भंग कर दी गई और उसने अधिनायकवादी शासन प्रारंभ किया। उसने स्वयं को सम्राट बनाकर पुनः राजतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु दक्षिण पश्चिम में हुए विद्रोह के कारण उसे योजना त्यागनी पड़ी। जून 1916 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। उसका उत्तराधिकारी बना उपराष्ट्रपति ली युआन हंग। उसने गणतंत्र का समर्थन किया और संसद को पुनर्जीवित किया, परंतु अगले वर्ष उसे पुनः विघटित कर दिया गया। युआन ने प्रतिक्रियावादी होते हुए भी पूरे चीन को एक सूत्र में बांध रखा था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद चीन में अराजकता फैल गई। प्रांतों पर केंद्रीय सरकार का प्रभुत्व क्षीण होने लगा। प्रांतपति अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक की तरह आचरण करने लगे। 1917 में कोमिंतांग दल ने दक्षिण चीन में अपनी शक्ति पुनः संगठित कर कैंटन में डॉक्टर sun yat-sen के नेतृत्व में गणतांत्रिक सरकार का गठन किया। पुनः दो सत्ता केंद्र बन गए, दक्षिण में कैंटन की सरकार तथा उत्तर में पीकिंग की सरकार। 1917 से 1924 ईस्वी के दौर में कई राष्ट्रपति बने और हटे। डॉक्टर sun yat-sen ने अपने दल कोमिंतांग को संगठित कर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का क्रम जारी रखा। तो ये था 1911 की चीन की क्रांति के कारण तथा परिणाम।